हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी सामान्य अध्ययन की क्लासें शुरू हो चुकी हैं, जिसमें हम क्लास नंबर फर्स्ट को देख चुके थे। आज हम क्लास नंबर सेकंड की बात करेंगे। ये क्लास आपकी डेली 11 बजे आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस पर होती है। तो चलिए, आज के क्वेश्चन आपके लिए और भी उससे भी बेहतरीन है, जिनका डिस्कशन हम पूरी अच्छी तरीके से करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि आज की क्लास पढ़ने से पहले आप लोग सबसे पहले रिवीजन करिएगा। अगर रिवीजन आप लोग करते हैं तो आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक नींव रख जाएगी आपके लिए कि आने वाले पेपर में आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने का मौका मिलने वाला है। और आप नोट्स बनाएंगे तो आपको कम समय में ज्यादा मटेरियल पढ़ने का मौका मिलेगा, जिससे आपके सिलेक्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है और जल्द ही आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर डेली रूटीन पर एक क्वेश्चन और इनका डिस्कशन अगर पढ़ के इनका रिपीटेशन यानी कि रिवीजन इनका करके अगर आते हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। देखिए, क्वेश्चन बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट देखिएगा, 2 दिन देखिएगा, 3 दिन देखिएगा, उसके बाद मत देखिएगा। क्योंकि आप जुड़िएगा तो पूरे दिल से जुड़िएगा हमारे साथ में, क्योंकि हम भी कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं और आप भी अपनी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है पढ़ना। तो हमारे लिए सबसे जरूरी जो काम बन रहा है वो क्या बनना है? पढ़ना बनना है। यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी काम है हमारे लिए पढ़ना। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारे लिए तो या तो कोई ऑप्शन भी हो आपके पास में कि आप पढ़ेंगे नहीं, तो ऑप्शन भी है आपके पास में। ठीक है, अगर ऑप्शन ए आपके पास में सिर्फ पढ़ाई है और नौकरी करना है, गवर्नमेंट ही नौकरी करना है अगर आपके पास में, तो हमें जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। उसके लिए आपके लिए जीके मैं आपको बता चुका हूं। कोई भी जीके का एग्जाम, उन सभी जगह पर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, पहली क्लास में मैंने पूरा डिस्कशन किया है कि किन किन एग्जामों में ये प्रश्न जो आपकी सीरीज चल रही है वो पूछे जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं किसी भी एग्जाम यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी एग्जाम में जहां पर जीके आती है वहां पर उन सभी क्वेश्चनों का पूरी तरीके से समावेश किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम पूरी तरीके से चलें, ठीक है, तो मैं मान सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके सभी एग्जाम यानी कि इंडिया में जितना भी पेपर होता है हमारे भारत में, उन सभी एग्जामों में ये जीके के क्वेश्चन आते आते हैं। आप मिलान कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके सभी सब्जेक्ट से हैं। हिस्ट्री के तीनों पार्ट से हैं, उसमें आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, एनवायरमेंट का है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। यानी कि जितना भी जीके के अंतर्गत साइंस वगैरह जो आते हैं, तीनों साइंसों की हम बात करेंगे। ठीक है, खगोल की बात करेंगे, भूगोल में दोनों पार्टों की बात करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और हमारी एक सीरीज भी चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी की। अगर आपने वहां पर नहीं देखी है तो वहां पर भी लगातार आपके समक्ष सीरीज प्रस्तुत हो रही है, आप उसको भी देखें, जिससे आपका और भी कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन है आपके, सबसे पहला क्वेश्चन हमने इतिहास से लिया है। इतिहास के क्वेश्चन पेपर में आपने कई सारी बार देखे होंगे, बहुत बार देखे होंगे। ये क्वेश्चन आपके पेपर में सभी एग्जामों में आज तक पूछा गया है। ठीक है, कि वेदों की ओर लौट चलो या वेदों की ओर पुनः लौट चलो का नारा किसने दिया था? ठीक है, तो वेदों की ओर लौट चलो या वेदों की ओर पुनः लौट चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, गुरु नानक देव, दयानंद सरस्वती या भीमराव अंबेडकर? आप लोग जानते हो कि भीमराव अंबेडकर की अगर बात करेंगे तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा था? बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री बी.आर. अंबेडकर थे। जब भारत की पहली कैबिनेट की लिस्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी तो उसमें डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का नाम नहीं था। तो गांधी जी ने लिस्ट को जब चेक किया, महात्मा गांधी जी ने, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि ये कितना शिक्षित व्यक्ति जिसने इतना सारा काम किया, जिसने संविधान का निर्माण करा, और उसका ही नाम नहीं है। तो पहले कैबिनेट में कानून मंत्री की तर्ज पर जो दोबारा से जो न्यू लिस्ट बनाई गई थी, उसमें पहले कैबिनेट की तर्ज पर पहले कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को नियुक्त किया गया था। उसके बाद 1951 में इन्होंने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया, बीमार रहने लगे, और 1957 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को। लेकिन भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहां से कि आखिर संविधान को लिखा किसने, सुलेखक या कैलीग्राफर संविधान का कौन था, तो मैं कह सकता हूं संविधान का कैलीग्राफर श्री प्रेम बिहारी नारायण जी रहे थे, जिन्होंने मात्र संविधान लिखने के लिए कोई रुपए नहीं लिया था और ये बोला था कि संविधान की प्रत्येक जो पृष्ठ होगा उस पर मेरा नाम और साथ में मेरे दादाजी का नाम लिखा जाएगा। दादाजी का नाम
जो था वो अंतिम पृष्ठ पर उनके साथ में लिखा गया था। हर संविधान की जो ओरिजिनल बुक है हमारी, उसके हर पेज पर प्रेम बिहारी नारायण लिखा हुआ है, लेकिन अंतिम पृष्ठ पर प्रेम बिहारी नारायण जी के साथ उनके दादाजी का नाम, यानी कि इनके दादाजी का नाम क्या था, राम प्रसाद था। और अंतिम पेज पर एक चित्र बना हुआ है जो प्रतीक के तर्ज पर दर्शाया गया है उसे, तो संविधान का प्रतीक क्या था, हाथी। तो संविधान का कैलीग्राफर कौन हुआ, प्रेम बिहारी नारायण हुए। संविधान का जनक कौन हुआ, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हुए, जो कि भारत के पहले कानून मंत्री थे। 1951 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1956 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है। और संविधान का प्रतीक की बात करेंगे तो संविधान का प्रतीक आपके क्या है, एलिफेंट है, यानी कि हाथी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं अभी तक। ठीक है। जो छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है अच्छी तरीके से। ठीक है। अगर हम यहीं से बात करेंगे दयानंद सरस्वती जी की, तो दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, दयानंद सरस्वती का जन्म जो हुआ था वो 1824 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था, गुजरात में हुआ था 1824 ईस्वी में। ठीक है। 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था इनका जन्म। और अगर बात हम करें तो इन्होंने देखा था, एक बार बैठे हुए थे और गणेश जी की जो लगी हुई थी, मूर्ति लगी हुई थी, उसके नीचे चूहा क्या कर रहा था, उनका लड्डू लेके जा रहा था। तो इनको देखने लगा, दिख रहा था कि मतलब ऐसा हो रहा है कि भगवान जो है वो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो लोगों की रक्षा क्या करेंगे। उसी दिन से इन्होंने क्या करा, मूर्ति का खंडन करना स्टार्ट कर दिया, मूर्ति खंडित कर दी, घर बाहर निकाल दिया। तो 21 वर्ष के अवस्था में इन्होंने क्या करा, घर को त्याग दिया, घर को त्याग दिया। इसी प्रकार से गुरु नानक देव की बात करेंगे तो सिख धर्म के संप्रदाय यानी कि प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में हुआ था। महात्मा गांधी की अगर बात करेंगे तो पूरा इंडिया ही जानता है महात्मा गांधी। देखिएगा, सबसे बेहतरीन व्यक्ति रहे होंगे, तभी तो मैं अगर कहूं तो नोट पे फोटो उनकी छपती है। अगर हम और आप इतने बेहतरीन होते तो नोट पे फोटो हमारी और आपकी छप जाती है ना। तो इतने बेहतरीन व्यक्ति क्यों, क्योंकि राष्ट्रपिता कहते हैं किसको, महात्मा गांधी को। अब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो एक बात तो समझ में आती है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं तो किसने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, वही व्यक्ति ने उपाधि दी थी जो कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। किससे, महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। ठीक है। आजाद हिंद फौज का सिपाही, आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जुलाई 1944 में महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के 2 वर्ष के बाद, शुरू होने के 2 वर्ष के बाद, महात्मा गांधी को रेडियो के माध्यम से, गुप्त रेडियो के माध्यम से उपाधि से सम्मानित किया और राष्ट्रपिता की उपाधि से सम्मानित किया। किसने, सुभाष चंद्र बोस, जो कि महान क्रांतिकारियों की श्रेणी में आते हैं। कहानी सुनेंगे सुभाष चंद्र बोस की अच्छे तरीके से। तो 4 व्यक्ति जो कि बहुत ही फेमस है हिस्ट्री के अंतर्गत, बहुत ही फेमस है आपके, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान को लेकर। ठीक है। तो चर्चा सबकी डिटेल पार्ट में होगी, क्वेश्चन के साथ में चलते हैं। ये तो मुझे कुछ ठीक लगा तो मैंने आपको बता दिया कि जर्नल भी हम ऐसे पढ़ सकते हैं जहां हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, जहां हम सुनने से ही पूरी दुनिया को बसा सकते हैं, पूरी जीके को बसा सकते हैं। बार बार अगर इस क्लास को आप देखेंगे तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपके जहन में नहीं, बिल्कुल माइंड में एकदम सटीक तरीके से बैठेगी। लेकिन बस मैटर एक ही करता है कि रिवीजन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं है आपके पास में तो भाई दोस्तों कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है ना। तो ऐसे डॉक्टर हमारे कई सारे हुए। ठीक है। अभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि महान व्यक्ति थे, मुस्लिम व्यक्ति थे, ठीक है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। कैसे बने भारत के राष्ट्रपति, कैसे उसने मिसाइल मैन कहा जाता था। पाकिस्तान आज भी हमसे डरता है, क्यों डरता है, उसका रीजन क्या है, आपका पटना। ठीक है। जिसने 5 मिसाइलें बनाई उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम उनका नाम है। भारत के राष्ट्रपति की तर्ज पर भी नियुक्त किया गया, बनाया गया इनको। राष्ट्रपति भारत का निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। इन सभी बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज का टॉपिक हमारा क्या है, वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर लौट चलो का नारा आखिर दिया किसने था, कौन ऐसा महान व्यक्ति था जिसने कहा कि वेदों की ओर लौट चलो। जब उसने बोला होगा कि वेदों की ओर लौट चलो, यानी कि जो लोग प्राचीन भारत में, क्या हुआ था, जो लोग प्राचीन भारत में वेद को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ मानते थे, वो मध्यकालीन भारत मुस्लिम संप्रदाय में आकर और आपके मुगलों के शासन काल में आकर सब कुछ भूल चुके थे। तो पहली शताब्दी की अगर बात करेंगे, प्राचीन काल के भी पहली बीसी की बात करेंगे, बीसी में वेदों का बहुत महत्व था। लेकिन 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी तक आते आते वेदों का महत्व जो था पूरी तरह से समाप्त हो गया।
अब वेदों का महत्व जो था पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो क्या हुआ था, 19वीं शताब्दी में कुछ समाज सुधारक हुए, जिसमें एक दयानंद सरस्वती भी थे। इन्होंने नारा दिया कि भारत का आधार स्तंभ हम वेदों को मानते हैं, फिर भी वेदों की जानकारी लोगों को नहीं है, तो उन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया कि अपने प्राचीनतम ग्रंथ की ओर लौट चलो। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपके, दयानंद सरस्वती। राइट आंसर क्या होगा आपका, दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं और कुछ बात करते हैं वेदों को लेकर। ठीक है, वेदों को लेकर कुछ बात करते हैं, यानी कि वेद क्या है, भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेद कहते हैं। ठीक है, लिखिएगा, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ, भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या है आपके, वेद है। पूरी डिटेल चर्चा कर रहे हैं इस क्वेश्चन पर, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही प्रिय है। एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो वेदों की ओर अगर लौट चलो की बात कर रहे हैं, तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हमारे क्या है, वेद है। और वेद जो होते हैं वो आपके चार प्रकार के होते हैं। वेद जो होते हैं वो आपके चार प्रकार के होते हैं। एक तो आपका ऋग्वेद होता है, फिर आपका यजुर्वेद होता है, उसके बाद बात करेंगे तो सामवेद होता है आपका, और आपका अथर्ववेद होता है। कौन सा वेद होता है आपका, अथर्ववेद होता है। यानी कि चार वेद होते हैं आपके। इन चार वेदों में तीन वेद जो होते हैं, यानी कि ये तो तीन वेद होते हैं, इन्हें वेदित्री कहते हैं। यानी कि वेदित्री के अंतर्गत तीन वेदों को शामिल किया गया। वेदित्री के अंतर्गत तीन वेदों को शामिल किया गया है, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद को शामिल किया गया है। जिसमें सबसे प्राचीनतम की बात करेंगे तो सबसे प्राचीनतम कौन सा हुआ, सबसे प्राचीनतम वेद यानी कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा हुआ आपका, ऋग्वेद हुआ। जिसमें चर्चा की गई है आपके गायत्री मंत्र की। तो गायत्री मंत्र भी पुराना ही होगा आपके। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंतर्गत आता है। किस मंडल के अंतर्गत आता है, तीसरे मंडल के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद अगर अथर्ववेद की बात करेंगे तो आपका कैसा मंडल है, आपका नवीनतम। ठीक है, नवीनतम वेद है। यानी कि अगर नवीनतम वेद की बात करेंगे तो अथर्ववेद आता है। अथर्ववेद में बात करेंगे तो नवीनतम वेद है, किसकी चर्चा की जाती है, जादू टोना, जादुई मोह माया की चर्चा की जाती है। औषधि की चर्चा किस वेद में की जाती है, ठीक है, तो औषधि की चर्चा भी आपके नवीनतम वेद में की जाती है, जिसे हम कहते हैं अथर्ववेद। राइट, जिसे हम क्या कहते हैं, अथर्ववेद कहते हैं। तो सबसे प्राचीन वेद हमने देख लिया। ठीक है, हमने सबसे प्राचीन वेद देख लिया कि सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा हुआ। ओवरऑल हमने इतनी सी बात समझ ली, यानी कि वेदों की बात हम कर रहे हैं तो सबसे प्राचीनतम वेद वगैरह हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करें, यहां से दयानंद सरस्वती, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। सुनिएगा इनके बारे में, मैं आपको इनकी पूरी डिटेल बता रहा हूं कि वेदों की ओर लौट चलो, यानी कि प्राचीन भारत में अस्तित्व था वेदों का, लेकिन मध्यकालीन भारत और 18वीं शताब्दी तक अस्तित्व जो था वो समाप्त हो गया। तो उन्होंने नारा दिया कि पुनः वेदों की ओर लौट चलो या वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। तो इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। गुजरात में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपना घर जो त्याग दिया 1845 ईस्वी में, या कहें हम 1848 ईस्वी में, इन्होंने अपना घर त्याग दिया, गृह त्याग दिया। ठीक है, गृह त्याग दिया। तो मात्र 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, आप लोगों को नहीं छोड़ना, आप लोगों को पढ़ाई करनी है। फिर सोचो कि 21 वर्ष की अवस्था में इनने घर छोड़ दिया, इनका नाम लिया आता है, क्यों? तो इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर वालों ने निकाल क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया, मूर्ति का खंडन कर दिया और गणेश जी की मूर्ति को तोड़ दिया। इन्होंने कहा भगवान अपनी खुद रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लड्डू चुराकर उनका चूहा ले जा रहा था। तो सोचा कि भगवान खुद रक्षा नहीं कर सकते तो मेरी या लोग की रक्षा क्या करेंगे भगवान, है ना। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद ये पहुंचे और एक इनके व्यक्ति मिले जिन्हें कहते हैं गुरु पूर्णानंद। पूर्णानंद इनके सबसे पहले गुरु थे। ठीक है, और इन्होंने ही इन्हें, क्योंकि दयानंद सरस्वती के बचपन का जो नाम था वो मूल शंकर था, तो इन्हें जो उपाधि दी थी, किस नाम की, दयानंद सरस्वती की जो उपाधि दी थी वो किसने की थी, गुरु
पूर्णानंद ने इनको उपाधि दी थी इस बात की, ठीक है, किस नाम की? दयानंद सरस्वती को, यानी मूल शंकर को उपाधि दी थी। उसके बाद इनके जो गुरु बने थे वो बने थे आपके ब्रजानंद, ब्रजानंद इनके गुरु बने थे, ठीक है, ब्रजानंद इनके गुरु बने थे, यानी कि दयानंद सरस्वती के जो गुरु का नाम था वो क्या था? ब्रजानंद। इन्हें जो उपाधि दी थी दयानंद सरस्वती को, मूल शंकर को, वो किसने दी थी? गुरु पूर्णानंद ने दी थी, ठीक है। अब अगर बात करेंगे तो इन्होंने एक समाज बनाया था, ठीक है, 1828 में इन्होंने एक समाज बनाया था जिसे कहते हैं हम आर्य समाज। क्या कहते हैं उसे हम आर्य समाज के नाम से जानते हैं, और आज भी भारत में प्रचलित है आर्य समाज। आर्य समाज का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ था? आपके बंबई में था, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो समाज की जो स्थापना कर दी गई थी, यानी कि, ठीक है, जो स्थापना कर दी गई थी, यानी कि 1828 नहीं, 1875, ठीक है, पहले बंबई में था, लेकिन कुछ समय बाद उसका जो मुख्यालय था वो कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? लाहौर में स्थानांतरित कर दिया गया था उसका मुख्यालय को, ठीक है, याद रखिएगा, लाहौर में स्थानांतरित कर दिया था उसके मुख्यालय को। यानी कि आर्य समाज का प्रारंभिक मुख्यालय की बात करेंगे तो कहां पर है? आपका बंबई में था, लेकिन उसके कुछ समय के बाद, यानी कि 1875 में बंबई में था, लेकिन 2 वर्षों के बाद मुख्यालय जो था वो आपका स्थानांतरित कर दिया गया, कहां पर? लाहौर में। लाहौर उस समय भारत में था क्या? अगर विभाजन नहीं हुआ तो भारत में था, 19वीं शताब्दी की बात थी, यानी कि पाकिस्तान में चला गया था, ठीक है, याद रखिए। लाहौर कहाँ है? आपके पाकिस्तान में है वर्तमान समय में, राइट। तो एक थी कहानी पूरी तरीके से। अब इसमें कंफ्यूजन हमारे पास ये आता है कि एक तो आपका आर्य समाज होता है, भाई आर्य समाज की स्थापना किसने की? बहुत आता है मैचिंग करने के लिए। उसके बाद आता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? उसके बाद आता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी? रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किसने की? ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके जहन में आते हैं, जब हम पेपर में बहुत सारी बार इसको गलत भी कर देते हैं। तो अगर आर्य समाज की बात करेंगे तो दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने की थी। अब अगर इसकी बात करेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। और प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, राइट। बात समझ में आ गई, ठीक है, बेहतरीन। जैसा आपको समझ में आ रहा है, जितने अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, आप इसको समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? कंप्लीट हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, पूरी हमने जानकारी ले ली, ठीक है। इन्हें क्या कहते थे? भारत का मार्टिन लूथर भी कहते थे, भारत का मार्टिन लूथर। प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि किस व्यक्ति के द्वारा वेदों को भारत का आधार स्तंभ माना जाता है? किस व्यक्ति के द्वारा वेदों को भारत का आधार स्तंभ माना जाता है? तो दयानंद सरस्वती ने बात कही थी कि भारत में वेद क्या है? भारत के आधार स्तंभ है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया है मैंने आपके लिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आंसर क्या हुआ हमारा? दयानंद सरस्वती। कैसे पढ़ा इनका नाम? दयानंद सरस्वती। व्हाट इज दी फुल फॉर्म ऑफ एडी ए IADP? IADP क्या होगी? यानी कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इंडियन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्लान, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। क्या होगा बताइएगा भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, SSC एग्जाम में कई बार पूछी गई है। IADP, IADP की फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है, बताइएगा। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये भारत सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं, कुछ इस प्रकार की 8 योजनाएं चलाई गई थी, उसमें से एक आपकी ये भी है, ठीक है। भारत में जिस प्रथम राजनीतिक दल की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था? बताइएगा, जो प्रथम राजनीतिक दल की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या था?
ठीक है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है। इसकी अगर बात करेंगे तो इसकी स्थापना, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1851 में हुई थी। 1851 में कहां पर हुई थी? कोलकाता में। कहां पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। बंगाल की कब हुई थी? 1843 में हुई थी। और इसकी भी कहां पर हुई थी? आपके कोलकाता में ही हुई थी। जमींदार की बात करेंगे तो 1838 ईस्वी में हुई थी, यानी कि आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। कोलकाता की बात करेंगे तो कोलकाता की स्थापना किसने की थी? कोलकाता की स्थापना की थी जॉब चारनाक ने। जॉब चारनाक ने कोलकाता की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, जॉब चारनाक ने कोलकाता की दोस्तों स्थापना की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करे हमडाहा और ली हाली पद्धति किससे संबंधित है? तो हाली पद्धति यानी कि हालिया पद्धति नहीं, हाली पद्धति किससे संबंधित है? अशिक्षा से संबंधित है, छुआछूत से संबंधित है, बंधुआ मजदूरी से संबंधित है, या अगर बात करें राजस्व संग्रहण से संबंधित है? अगर अशिक्षा की बात करेंगे, अशिक्षित शब्द होता है, शिक्षित का अशिक्षित होता है। शिक्षा की बात करेंगे तो आप मुझे बताइए कि एजुकेशन, तो भारत में एजुकेशन क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की जरूरत है। ये भारतीय संविधान में बताया गया है। राइट टू एजुकेशन होगा हमारा, क्या होगा हमारा? राइट टू एजुकेशन होगा। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी सी, कोई नहीं, चलिए शुरू करते हैं फिर से। ठीक है, कि हालिया पद्धति जो संबंधित है वो आखिर किससे आपके संबंधित है, यानी कि किससे संबंधित है? शिक्षा की अगर हम बात करेंगे, अशिक्षा की बात करेंगे, तो एक शिक्षा आपके भारतीय संविधान में कई सारे आर्टिकल हैं शिक्षा से संबंधित, जिसमें कहा गया है 6 से 14 वर्ष के व्यक्ति को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की उपलब्धता कराई जाएगी। राइट, उसके बाद अगर बात करेंगे छुआछूत, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 17 जो है आपके, वो छुआछूत से संबंधित है, सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी यानी कि बाल श्रम से संबंधित होती है। बंधुआ मजदूरी आप लोग नहीं करा सकते। कोई भी व्यक्ति आपके हालिया पद्धति से संबंधित होगा तो वो किससे संबंधित होगा? आपके बंधुआ मजदूरी से होगा। अगर हम कहें इंटरनेशनल लेबर डे कब बनाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे कब बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय श्रम, लेबर क्या होती है आपकी? श्रम। डे कब बनाते हैं? तो हम कब बनाते हैं? 1 मई को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 1 मई को बनाते हैं। राइट, बात समझिएगा, 1 मई को हम बनाते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करने वाला पहला प्रथम व्यक्ति कौन था? बहुत गजब का क्वेश्चन है, शायद उम्मीद है कि आप लोग इसको गलत ही कर देंगे। जब भी पेपर में ये आएगा तब आप इसको हटा के सीधे सीधे दादा भाई नेहरूजी को लगा के खत्म कर देंगे इसकी कहानी, इस क्वेश्चन की। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो ये क्वेश्चन मैं लाता ही क्यों? ठीक है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, सुनिएगा क्वेश्चन के बारे में। भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, भारत की नेशनल इनकम की गणना के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ठीक है, अगर मैं बात कहूं नेशनल इनकम यानी कि इनकम की अगर बात करूं, या कहूं कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम की बात करूं मैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय आखिर हमारी होती क्या है? ठीक है, तो देखिएगा, इसकी जो सबसे पहले शुरुआत की गई थी, तो भारत स्वतंत्र नहीं था, तो 1666 और 67 में जिसके द्वारा शुरुआत की गई थी उन्हें हम कहते हैं भारत का सबसे ग्रांड ओल्ड मैन, इन्हें हम कहते हैं दादा भाई नेहरूजी। जब दादा भाई नेहरूजी ने सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना की थी और कितना रुपए बताया था, तो दादा भाई नेहरूजी ने प्रति व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय बताई थी वो कितनी बताई थी? 20 रुपया। किसने बताई थी? लेकिन वैज्ञानिक पद्धति पूछी है, वैज्ञानिक पद्धति पूछी, ना कि एक क्वेश्चन पूछा है कि सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला जो व्यक्ति थे वो कौन थे? ग्रांड ओल्ड मैन, जिन्हें क्या कहते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन कहते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे, ग्रांड ओल्ड मैन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कई बार में। धन निष्कासन का सिद्धांत भी किसने दिया था? दादा भाई नेहरूजी ने दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत।
बहुत आता है पेपर में। धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, ये याद रखिएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था, राइट। अब एक बात आप समझिएगा, यहां से समझिएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कर दी। ये तो स्वतंत्र भारत से पहले की है, लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना स्वतंत्र भारत के बाद किसने की? यानी कि भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत के बाद में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला जो व्यक्ति था, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यानी कि पीसी महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस कहते हैं। यानी कि स्वतंत्र भारत के बाद राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर प्रथम व्यक्ति कौन था? बी के आर बी राव। बी के आर बी राव। आप इनका पूरा नाम बता सकते हैं क्या? तो पूरा नाम लिख लीजिएगा इनका, विजेंद्र कस्तूरी। विजेंद्र कस्तूरी, ठीक है, विजेंद्र कस्तूरी राव, वरदराजन राव, यानी कि विजेंद्र कस्तूरी राव। आप सिर्फ याद रखिएगा इनका पूरा नाम है, यानी कि विजेंद्र कस्तूरी। तो वैज्ञानिक आधार किसने दिया? विजेंद्र कस्तूरी ने दिया। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। स्वतंत्र भारत के बाद कौन व्यक्ति था? स्वतंत्र भारत के बाद अगर हम बात करेंगे तो ये क्या थे? प्रशांत चंद्र महालनोबिस इसके व्यक्ति थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सेशन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, मजा आ जाएगा एकदम पढ़ते पढ़ते। उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? देवबंद आंदोलन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देवबंद आंदोलन। उत्तर प्रदेश के ऊपर मत चलिएगा, बस पेपर में, भारत के पेपर में एसएससी में पूछा जाएगा तो इतना पूछा जाएगा कि देवबंद आंदोलन का संस्थापक कौन था? यह देवबंद आंदोलन किस शहर में चलाया गया? तो देवबंद आंदोलन आपके सहारनपुर में चलाया गया। सहारनपुर क्यों प्रसिद्ध है? लकड़ी पर निकासी के लिए, लकड़ी की निकासीदारी के लिए प्रसिद्ध है, या कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? या किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके कुटीर उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। कुटीर उद्योग के लिए भी दोस्तों प्रसिद्ध है, राइट। इसके जो संस्थापक थे, यानी कि इसकी जो स्थापना की गई थी, यह शुरू किया गया था, तो मैं कह सकता हूं शुरू किया गया था 1866 में। अभी हमने 1866 में कुछ पढ़ा भी था, दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके प्रमुख कौन था? तो प्रमुख इसके दो व्यक्ति थे। एक व्यक्ति था मोहम्मद कासिम, इस्लामी शिक्षा से लेकर यह आंदोलन चलाया गया था, मोहम्मद कासिम नोनोतबी, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति जो थे वो थे राशिद अहमद, राशिद अहमद गंगोही। ये किससे संबंधित थे? ये आपके इस्लामी शिक्षा से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? इस्लामी शिक्षा से संबंधित थे। यानी कि इस्लाम धर्म में शिक्षा को लेकर ये देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश की भूमि कहां पर? सहारनपुर में चलाया गया था। सहारनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी की निकासनदारी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। 1866 राइट आंसर क्या होगा? 1866 राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत में कौन सा उद्योग अपना सबसे बड़ा उपभोक्ता है? कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उपभोक्ता है? सीमेंट, ऑटोमोबाइल उद्योग, रसायन उद्योग, इस्पात उद्योग। सीमेंट की अगर बात करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमेंट में आखिर जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को पता है सीमेंट में क्या होता है? जिप्सम होता है। भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट कहाँ उत्पादित होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट जो होता है वो आपके राजस्थान में होता है। और सीमेंट का मुख्य अवयव भी क्या होता है? तो सीमेंट का मुख्य अवयव भी क्या होता है? ठीक है, दूसरे नंबर पे आपके गुजरात,
सीमेंट का जो मुख्य अवयव होता है वो आपके जिप्सम होता है। क्या होता है? जिप्सम होता है। तो जिप्सम सीमेंट में क्यों मिलाया जाता है? कि वह शीघ्रता से जमे, ठीक है, कि वह शीघ्रता से जमे या शीघ्रता से ना जमे। शीघ्रता से ना जमने के लिए, याद रखिएगा, शीघ्रता से जमने के लिए नहीं, शीघ्रता से ना जमने के लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। सीमेंट जो होता है वो शीघ्रता से जम जाता है, बस शीघ्रता से ना जमे, तुरंत पकड़ ना बनाए, कुछ टाइम के बाद में पकड़ बनाए, इसलिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है कि शीघ्रता से ना जमे, इसलिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो उपभोक्ता उद्योग है वो क्या है? आपका रसायन उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा आपकी आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सूर्य के रासायनिक संगठन में क्या है? तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो किन किन गैसों से बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं अगर सूर्य की बात करें तो यहां पर अगर हम एक सूर्य देवता को बना लेते हैं जो चमक रहे हैं, आपके पीले कलर के होते हैं। ठीक है, यहां से अगर मैं करूं तो देखिएगा यहां पर रासायनिक संगठन में सूर्य यानी कि सनलाइट हो गया आपका, इसमें दो गैसें होती है, एक तो होती है हाइड्रोजन, दूसरी होती है आपके हीलियम। यानी कि हाइड्रोजन आपके 75% होती है, हीलियम की बात करेंगे 24% होती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम वाला बिल्कुल सही होगा आपके। ठीक है, अब देखिएगा 75% की बात अगर हम करें तो हीलियम तो आपके 26% हो गई, यहां पर ये तो गलत हो गया, ए भी हो गया, ए भी गलत हो गया, यानी कि ए वाला ठीक है। ठीक है, इतनी बात तो आप लोग यहां से ध्यान रखना। अब सनलाइट की बात करेंगे तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ गया तो पृथ्वी तक आने में इसको 500 सेकंड का समय लगता है, यानी कि 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगेगा। और सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम परावैंगनी किरणें कहते हैं। तो सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, जिन्हें हम परावैंगनी किरणें कहते हैं। ठीक है, परावैंगनी किरणें, तो परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती हैं, उससे पहले इन्हें अवशोषित करने का कार्य कौन करती है? ओजोन परत करती है। और ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत की जो इकाई होती है वो किससे मापी जाती है? आपके डॉप्सन। ठीक है, और ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं, ओजोन परत की इकाई को हम डॉप्सन में मापते हैं। किस में मापते हैं? डॉप्सन इकाई में मापते हैं। ठीक है, 500 सेकंड 8 मिनट 20 सेकंड होती है। और आपकी परावैंगनी किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं, इन दो गैसों से जो किरणें बनती है परावैंगनी, ठीक है, वो जब पृथ्वी पर आती है तो उनको अवशोषित करने का कार्य कौन करती है? आपकी ओजोन परत करती है। ओजोन परत की बात अगर करेंगे तो सूर्य आपका हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं स्टडी ऑफ सन, तो स्टडी ऑफ सन को क्या कहते हैं? हेलियोसिस्मोलॉजी। हेलियोसिस्मोलॉजी, तो हेलियोसिस्मोलॉजी कहते हैं सूर्य के अध्ययन को। ठीक है, सूर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेलियोसिस्मोलॉजी कहते हैं सूर्य के अध्ययन को। तो सूर्य का संगठन जो होता है वो हीलियम प्लस हाइड्रोजन से बना हुआ होता है। हाइड्रोजन कहां भरी जाती है? हाइड्रोजन आपके गुब्बारों में भरी जाती है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के साथ में, सॉरी, हीलियम के साथ में अगर O2 का मिश्रण कर देंगे तो गोताखोर प्रयोग करते हैं, कहां पर? समुद्र में ले जाने के लिए गोताखोर प्रयोग करते हैं। ठीक है, हीलियम के साथ O2। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन देखिएगा एक आवारा एलिमेंट्स है, वह तत्व जिसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, जिसे आवारा एलिमेंट्स कहते हैं। आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं है, आवर्त सारणी में कोई भी निश्चित स्थान आपके हाइड्रोजन का नहीं है। लेकिन 75% या 71% से लेकर 75% बात करें तो क्या होता है आपके? ठीक है, यही होता है, क्या होता है कि सूर्य का भाग बना हुआ है जिसकी सबसे जरूरत है। देखिएगा, सुमेलित कीजिए, गजब का क्वेश्चन है, एकदम अच्छे तरीके से इसको सजाया गया है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्वालिटी कुछ भी नहीं, सिर्फ समझने की बात है। ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा सरल होते हैं, आपके पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रह, इसमें से ग्रह कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका वो क्या है? आपका बृहस्पति, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका जुपिटर है।
सबसे बड़ा ग्रह आपका जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है आपका, जिसे जुपिटर कहते हैं। ठीक है, तो उपग्रह सबसे ज्यादा किसके हैं, तो उपग्रह वाला सबसे ज्यादा ग्रह जो है उसे क्या कहते हैं, उसे शनि कहते हैं, जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। तो शुक्र जो है वो आपका क्या है, ग्रह है एक। टाइटन क्या है, टाइटन एक उपग्रह है, जो कि टाइटन किसका उपग्रह है, आपके शनि का उपग्रह है। ठीक है, शनि का उपग्रह। ठीक है, अब देखिएगा पुच्छल तारा क्या है, पुच्छल तारा आपका हेली है। और आपका कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, मेरिन है आपका कृत्रिम उपग्रह। तो पहले का सेकंड होगा, पहले का सेकंड आपका ए कट गया, ए कट गया। उसके बाद उपग्रह देखिएगा, ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ देखिएगा, उसके बाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटा जो है वो आपका क्या है, ठीक है, सबसे छोटा जो है वो आपका बुध ग्रह है। बुध ग्रह सबसे छोटा है, ठीक है, जिसे हम मरकरी कहते हैं। सबसे बड़ा आपका जुपिटर है। और बुध यानी कि मरकरी यानी कि बुध और वीनस यानी कि शुक्र, ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी सैटेलाइट्स, कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, याद रखिए कोई भी उपग्रह यहां पर नहीं है उनके, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन मुझे तो भाई सबसे सरल लगते हैं, क्योंकि मुझे तो पता है कि एक अगर सही है तो सब सही है। ग्रीष्म संक्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और विचार कीजिए। क्या क्वेश्चन है, सूर्य कर्क रेखा पर स्थित होता है। ठीक है, तो ग्रीष्म संक्रांति की बात अगर हम करेंगे तो देखिएगा सूर्य कर्क रेखा पर होता है, सूर्य मकर रेखा पर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटी रात होती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ग्रीष्म संक्रांति, अगर ग्रीष्म संक्रांति की बात करेंगे तो कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये देखिएगा। अगर मैं बात करूं कर्क रेखा, कर्क रेखा की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत किस डेट को होगा, तो कर्क रेखा को पर जो सूर्य जो लंबवत होगा वो आपका कितनी तारीख को होगा, 21 जून को। 21 जून को सूर्य जो होगा वो कर्क रेखा पर लंबवत होगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ये सभी आप लोगों को पता है। तो 21 जून को कर्क रेखा के लंबवत सूर्य होगा। और कर्क रेखा जो होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ का एंगल बनाती है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ का एंगल बनाती है। तो सूर्य जो लंबवत होगा वो 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होगा। और भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत अगर बात करेंगे, भारत आपके उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है, तो भारत आपके उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। और उत्तरी गोलार्ध की अगर मैं बात करूं, भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है दोस्तों, तो एक बात तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि भारत में इस दिन क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा, यानी कि सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, और सबसे छोटी क्या होगी, नाइट होगी। नाइट क्या होगी, बिल्कुल छोटी सी होगी। ठीक है, नाइट मिनिमाइज हो जाएगी, दिन सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दिन सबसे बड़ा और नाइट सबसे छोटी हो जाएगी, यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध। मकर रेखा की बात करेंगे तो मकर रेखा सूर्य के लंबवत कब होगी, 22 दिसंबर को मकर रेखा सूर्य के लंबवत होगी, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन बस सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर कौन से कथन सही है, अगर मैं कर्क रेखा के अकॉर्डिंग देखूं तो कर्क रेखा सूर्य पर होता है। ठीक है, सूर्य कर्क रेखा पर होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन सबसे छोटी रात होगी, एक कथन सही है। मकर रेखा पर होता है, तो अगर मैं बात करूं दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन नहीं, सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है आपके। ठीक है, तो ए वाला और ए वाला तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ग्रीष्म संक्रांति, ग्रीष्म संक्रांति जो संबंधित होती है वो आपके कर्क रेखा से संबंधित होती है। किससे संबंधित होती है, कर्क रेखा संबंधित होती है। तो पहला और तीसरा वाला कथन सही है। ठीक है, तो ए तारीख याद रखिएगा, 21 जून आपका हो गया, 22 दिसंबर सूर्य के लंबवत मकर रेखा होगी, 21 जून को कर्क रेखा होगी। अब भूमध्य रेखा सूर्य के लंबवत कब होगी, तो भूमध्य रेखा सूर्य के लंबवत 2 तारीख को होती है, जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। एक तो 23 मार्च, ठीक है, आप नहीं 21, एक सेकेंड, 21 23 सितंबर और 21 मार्च सूर्य के लंबवत होती है आपकी भूमध्य रेखा, जिस दिन दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
ठीक, ये याद रखिएगा। तो अगर ग्रीष्म संक्रांति की बात करेंगे तो कर्क रेखा संबंधित होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सबसे कठिन भी हो सकते हैं, सबसे सरल भी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सरल तरीके से करेंगे। जैसे जामडा जा रावा, जारवा जनजाति कहां पर पाई जाती है? एक जनजाति है, राज्य मैं जानता हूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाई जाती है, यानी कि पहले का फोर्थ वाला होगा, पहले का फोर्थ वाला होगा। तो ए तो कट गया आपका, ए भी कट गया और ए भी कट गया। ठीक है, कुकी की बात करें, कुकी आपके मणिपुर में मिलेगी, राइट। थारू की बात करेंगे, थारू आपके उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंतर्गत आती है। गोंड आपकी बात करेंगे तो आपके मध्य प्रदेश में आती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 वाला एकदम करेक्ट है। देखिएगा ऊपर से ही दिख रहा है, पहले का चौथा से ही हमारा मिक्स हो गया। ठीक है, आपके देखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक और जनजाति पाई जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सोमपेन। सोमपेन जनजाति कहां पर पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। ठीक है, थारू की बात करेंगे, थारू लोग जो होते हैं दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, दीपावली को शोक पर्व के रूप में बनाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, थारू कहां पाई जाती है? थारू आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तराई क्षेत्रों में मिलेगी, आपको तराई क्षेत्रों में मिलेगी थारू जनजाति के लोग, है ना। जनजाति के लोगों का अपना एक अलग मानना होता है। बहुत सारी भारत में जनजातियां हैं जिनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग श्रृंखला पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। देखिए भारत में 2 तट हैं, एक तो आपका कोरोमंडल का तट है, यानी कि ये आपका श्रीलंका है, अश्रुधारा है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम अश्रुधारा कहते हैं, अश्रुधारा कहते हैं। अश्रुधारा, ये जो आपका एरिया लग रहा है, ये किसका एरिया लग रहा है? ये जो एरिया लग रहा है ये आपके तमिलनाडु का एरिया लगता है। यहाँ पर नीचे आपके तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में जो एरिया लगता है वो आपके किसका एरिया लगता है? कोरोमंडल तट का। किस तट का एरिया लगता है? कोरोमंडल के तट का एरिया लगता है। और इस एरिया की अगर बात करेंगे तो ये आपके क्या है? केरल का एरिया है, जिसे मालाबार तट कहते हैं। तो केरल में कौन सा तट है? मालाबार का तट है। ठीक है, और आपके तमिलनाडु में कौन सा तट है? तमिलनाडु में आपके कोरोमंडल का तट है। किसका तट है? कोरोमंडल का। तो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो कैसी होती है? सर्दियों में होती है, यानी कि सर्दियों में वर्षा होती है, नवंबर में होती है, या कह सकते हैं अक्टूबर या नवंबर में वर्षा होती है, राइट। तो कह रहे कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस समय पर होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है, गलत है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। किस मानसून से होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तरी पूर्वी मानसून से। यहां से यहाँ की अगर दूरी की बात करेंगे तो लगभग में 1000 किलोमीटर की दूरी होती है। तो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो आपके कहाँ पर होती है? सर्दियों वर्षा होती है। केरल में जो मालाबार का तट है, अगर इसके ऊपर जाएंगे तो आपका कोकर का तट पड़ेगा। किसका तट पड़ेगा? कोरण, कोरण का तट पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा के अंतर्गत आता है। रेलवे का तटवी क्षेत्र है यहाँ पर, है ना। तो आपके एरिया वाइज अगर मैं बात करूंगा तो कोरोमंडल तट जो है, कोरोमंडल तट, ठीक है, कहां पर मिलेगा? आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां भी कोरोमंडल तट पर ही पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियां, और नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक जनजाति रहती है। जैसे अभी हमने जनजातियों की बात करी, तो वहां पर एक जनजाति रहती है जिसे टोडा जनजाति कहते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियों का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कहां पर है? कोरोमंडल तट पर है। और कोरोमंडल तट में कहां पर है? आपके तमिलनाडु में सर्वाधिक विस्तार है। किसका? नीलगिरी की पहाड़ियों का। बात समझ में आ रही? नीलगिरी की पहाड़ियों का सर्वाधिक विस्तार आपके वहीं पर है। ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अरे सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता, अगर सिंधु घाटी एक प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा कालीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि पहला खोजा गया हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का एक दूसरा सबसे बड़ा स्थल है जिसे कहते हैं मोहनजोदड़ो। ध्यान से समझते चलिएगा, अभी 2 सेकंड में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का बेसिक समाप्त कर देते हैं।
1922 में खोजा गया था मोहनजोदड़ो को। अब मोहनजोदड़ो को 1922 में, हड़प्पा को 1921 में खोजा था। ठीक है, दयाराम साहनी ने खोजा था किसको? सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा को खोजा था दयाराम साहनी ने खोजा था। और अगर बात करेंगे मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था? राखालदास बनर्जी ने खोजा था। राखालदास बनर्जी ने खोजा था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ की अगर बात करेंगे तो हम इसे क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन जो आपका बनता है वो ये बनता है कि भाई मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मैं कह सकता हूं मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है, जबकि हड़प्पा किस नदी के किनारे? हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे। राइट, बात समझ गए। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो चारों तरफ क्षेत्र आपके मिल चुके हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी क्षेत्र आपके मिल चुके हैं। ओवरऑल जितने भी क्षेत्र हैं वो सभी क्षेत्र आपके मिल चुके हैं। ठीक है, अब सभी क्षेत्र अगर आपको मिल चुके हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नीचे कौन सा क्षेत्र है? दक्षिण में। दक्षिण में आपका दैमाबाद है। ठीक है, दक्षिण में आपका क्या मिला? दैमाबाद। दैमाबाद जो आपका मिला वो किस नदी के किनारे मिला? प्रवरा नदी, यानी कि गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा रिवर। ठीक है, एक कहां पर है? सबसे ऊपर जो क्षेत्र मिला उसे हम क्या कहते हैं? उसे माडा क्षेत्र है। माडा किस नदी के किनारे है? आपके चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र की बात करेंगे तो आलमगीरपुर मिला आपके। ठीक है, ये कहां पर है? ये आपके उत्तर प्रदेश मेरठ में है। ठीक है, एक किस नदी के किनारे? आपके हिंडन नदी के किनारे। हिंडन नदी के किनारे। माडा की बात करेंगे, माडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है माडा भाई। ठीक है, माडा जम्मू एंड कश्मीर में है। बात को सुनिएगा, माडा जम्मू कश्मीर में है। इधर क्या है? सुटकोडोर है। सुटकोडोर है आपके। और सुटकोडोर की अगर बात मैं यहां से करूंगा तो किस नदी के किनारे है? आपके दशक नदी के किनारे। इस नदी के किनारे है आपके दशक। ठीक है, ये सब स्थल है आपके, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी। यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व की उपस्थिति थी लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। बिल्कुल सही है। उस काल में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। यानी कि दोनों के दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। दोनों के दोनों कथन एकदम राइट हैं। स्टेटमेंट एकदम ठीक है। दोनों के दोनों कथनों का स्टेटमेंट ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध आपका सही नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, तो ये क्वेश्चन ठीक है। चलिए इसकी अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल वंश की स्थापना की गई थी। खानवा का युद्ध 1527 में। घाघरा की बात करेंगे, चंदेरी की बात करेंगे तो देखिएगा चंदेरी और घाघरा यानी कि दोनों के दोनों युद्ध क्या हो गए? तो गलत हो गए आपके। चंदेरी का 1528 में हुआ था। 1528 में चंदेरी का और 1529 में घाघरा का। यानी कि आंसर क्या हुआ आपका? डी वाला। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुद्रास्फीति के संबंध में कौन से कथन निम्नलिखित में से सही हैं? भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केवल भारत सरकार ही जिम्मेदार है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। मुद्रा प्रसार कम होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मुद्रा प्रसार बढ़ने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर सी की बात करेंगे तो ठीक है। चलिए थोड़ा जल्दी सा कर लेते हैं, थोड़ा टाइम कम है। ठीक है, कह रहे मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन लिखिए। इस समिति में भारतीय रिजर्व बैंक के 4 सदस्य और सदस्यों द्वारा मनोनीत 2 सदस्य होते हैं। मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही है, मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, लेकिन पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। इस समिति में रिजर्व बैंक के केवल 4 सदस्य नहीं, कितने सदस्य होते हैं? 3 आरबीआई के होते हैं, 3 भारत सरकार के होते हैं। यानी कि 3 आरबीआई के और 3 भारत सरकार के हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकते, यानी केवल 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? किस राज्य में पाए जाते हैं? आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, थोड़ा सा समय कम है इसलिए देख लेते हैं। नारी मुक्ति आंदोलन की नींव सर्वप्रथम किसने रखी? तो पंडित रमाबाई ने रखी थी। पंडित रमाबाई ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है,
मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सम्राट अकबर द्वारा इन्हें उपाधि तानसेन की दी गई नहीं, इन्हें किसने दी थी? विक्रमजीत ने दी थी। ठीक है, विक्रमजीत सिंह जो कि राजा थे, इन्होंने इन्हें उपाधि दी थी मियां तानसेन की, यानी कि यही हमारा आंसर हो सकता है। अकबर ने कौन सी दी थी? कंठाभरण वाणी विलासम की उपाधि दी थी, वाणी विलासम की उपाधि दी थी अकबर ने, विलास की। ठीक है, बाकी ये तीनों कथन सही हैं आपके। ठीक है, ओके, जल्दी इसलिए कर रहा हूं, थोड़ा सा कुछ काम है। ठीक है, संघ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन संघ हैं? संघ में कौन से कथन सत्य हैं? संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष अपने घरों में रह सकते थे, उन्हें एक निश्चित समय में शहरों तथा गांव में भिक्षा मांगनी होती थी, यही वाले कथन सही होते हैं। ठीक है, जल्दी इसलिए दोस्तों कर दिया, थोड़ा सा काम है कुछ बहुत जरूरी, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर दिया। ठीक है, क्योंकि आंसर बताने जरूरी थे। अब दोस्तों हम नई तीसरी क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, टाटा बाय बाय, जय हिंद। अब हम मिलेंगे तीसरी क्लास में फुल डिटेल के साथ में। ओके, थैंक यू।